स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप आए और हमारे इस रीलॉन्च को बिहार में लॉन्च करने का सौभाग्य साधना न्यूज़ को मिला है। आपके कर कमलों से है इसका रीलॉन्च हुआ है। मुझे लगता है कि जो गरिमा और जो प्रतिष्ठा साधना न्यूज़ की पहले थी, फिर से हम उसे दोबारा हासिल करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रीलॉन्च के बारे में चाहूँगा कि आप दो शब्द जो हमारे दर्शकों को बताएँ, उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, साधना न्यूज़ के रीलॉन्चिंग में मैं पूरी साधना न्यूज़ की टीम को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप फिर से नए फॉर्मेट में आए हैं और बिहार की आवाज़ बनकर, देश की आवाज़ बनकर इस भारत और बिहार के समृद्धि के लिए उचित माध्यम से सही खबरों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। और मेरी पूरी शुभकामना रहेगी, पूरी बिहार की सरकार, पूरी बिहार की आवाम चाहती है कि बिहार समृद्धि की ओर जाए, विकसित हो। इसमें एक अहम रोल साधना न्यूज़ का हो, ये मैं आग्रह करूँगा। थैंक यू। करते हैं तो बातचीत की शुरुआत। और जैसा कि सम्राट चौधरी जी जानते हैं और आप सब भी जानते हो कि बिहार में अभी लगातार कॉन्क्लेव का सिलसिला जारी है और लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं वही सवाल सबसे पूछते हैं लोग। लेकिन मैं एक सवाल शुरुआत करना चाहूँगा जीएसटी से, चूँकि त्यौहार का सीज़न है और अभी हाल में जो जीएसटी पे जो आप लोगों ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अच्छा तोहफा जो है जनता को इस फेस्टिव ऑफर में नहीं हो सकता है। इससे ये जो फैसला आपने जीएसटी को कम करने का लिया है, इससे बिहार की जनता और ख़ास तौर से चूँकि अब इलेक्शन से पहले ये फैसला लिया है तो लोग इलेक्शन से जोड़ के भी इसको देख रहे हैं, तो इसको लेकर के आपके पीछे, इस डिसीजन के पीछे विज़न क्या था और इससे जनता को आपको लगता है कि कितना उसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए मुकेश जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे देश के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता के लिए काम किया गया है और प्रत्येक 6 महीने पे चुनाव है, तो भारत की सरकार काम कैसे करेगी? अभी चुनाव है, फिर 6 महीने के बाद बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में चुनाव है, फिर उसके 6 महीने के बाद हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसके 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ये पहले तो मैं बता दूं, ये राष्ट्र के निर्माण की बात है और उसमें बिहार एक अंग है। और मोदी जी तो प्रत्येक 2 महीने पर एक बड़ा काम कर देते हैं, तो कितना चुनाव से जोड़िएगा। लेकिन जरूर मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं बिहार के वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री के हैसियत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने का निर्देश दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ काम कर रहा हूं और पिछले 1.5 साल से हम लोग जीएसटी के ऊपर रेट रैशनलाइजेशन का काम कर रहे थे, इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने 5 लाख, हमारी जो अनुशंसा थी कि 5 लाख तक का कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसको हम एग्जम्प्ट करें या 5% टैक्स लगाएं, 12% के स्लैब को मिनिमाइज किया जाए, कम से कम आइटम उसमें रखे जाए। लेकिन देश की परिस्थिति और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह स्वदेशी अभियान चलाया 15 अगस्त से, और इस देश में स्वदेशी अभियान के तहत लोकल फॉर वोकल की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर निर्देश दिया कि 12% और 28% पूरी तरह टैक्स को एग्जेम्प्ट करो। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला। और मेरे लिए उस समय चिंता आया क्योंकि लगभग 25% टैक्स इन दोनों स्लैब से आते थे। इन दोनों को मिनिमाइज करके 2 सेक्टर में 5 में ले जाना, 5% टैक्स में ले जाना और 18% में ले जाना, लगभग 93,000 करोड़ का लॉस है, 93,000 करोड़। लेकिन मोदी जी का संकल्प था स्वदेशी अभियान चलाना है, भारत के चीजों को भारत के लिए, भारतीयों के लिए उपयोग के लिए लाना है,
तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि 22 सितंबर से नए स्लैब पर पूरे देश में बिक्री शुरू हो जाएगी। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, वो लगातार नई नई चीजें करते रहते हैं। हम लोग, मेरे लिए गौरव का क्षण था कि मैंने रिपोर्ट जारी किया, बिल्कुल मैंने रिपोर्ट दिया जीएसटी काउंसिल को, लेकिन मोदी जी का साफ निर्देश था कि आम गरीबों की चिंता करो, रोटी कपड़ा मकान किसान इसकी चिंता करो। एक चीज़ और, जब आपने रिवेन्यू की बात करी, बिहार में अक्सर रिवेन्यू डेफिसिट की बात की जाती है। इससे पहले एक बड़ा फैसला आपकी सरकार ने लिया था शराबबंदी का, जिसका असर भी देखने को मिला, लेकिन रिवेन्यू लॉस उससे भी था। अभी जो आप ये कर रहे हैं, इससे भी रिवेन्यू लॉस हो रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि देखिए, ये बोझ जो है वो बढ़ रहा है। समाज को बढ़ाने के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। मैं 2000 ले जाता हूं आपको। यहां लालू प्रसाद जी ने कहा था कि मेरे लाश पर, मेरे डेड बॉडी पर झारखंड बटेगा, लेकिन जब सत्ता की लालच आई तो लालू प्रसाद जी ने सत्ता को चुना और झारखंड को बंटने दिया। हम लोग विधायक के तौर पर सीने पे पत्थर रख कर झारखंड बांट रहे थे। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कमिटमेंट था कि हम झारखंड आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बांटें, और उस समय का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 87% उस झारखंड से था और इस बिहार से मात्र 13% रेवेन्यू था। बिल्कुल। तो क्योंकि आदिवासी के कल्याण की बात थी, इसलिए झारखंड बंटने दिया सभी लोगों ने। मात्र 3 विधायकों ने उसका विरोध किया। 325 एमएलए होते थे और मात्र 3 विधायकों ने विरोध किया। मैं कहता हूं, नीतीश कुमार जी का अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला है, वो है शराबबंदी। और आज शराबबंदी नहीं होता तो लगभग 30,000 करोड़ रुपया की राशि हमको प्राप्त होती, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन उससे बड़ी बात है, गांव में जाके देखिए, बहनों से पूछिए, समाज के महिलाओं से पूछिए, उनको पूछिएगा और गांव के लोगों से पूछिएगा तो ये पता चलेगा कि 30 करोड़ कम है उनके जीवन में सुकून लाने के लिए। बिल्कुल। इसलिए ये जीवन है, जीवन। और इस जीवन में कई फैसले देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए लिया जाता है। आज मोदी जी ने यदि 93,000 करोड़ का लॉस भारत में सहा है, तो आज यदि दुनिया में कोई आंख दिखा रहा था, जिसको दुनिया का दादा लोग कहते हैं, दादा ने 300% टैरिफ भी लगाया, तभी मोदी जी झुके क्या? बिल्कुल नहीं झुके। यही है मोदी मैजिक। बिल्कुल। मोदी जी समय के हिसाब से भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं। आज दुनिया मोदी जी के तरफ देख रहा है। दुनिया मोदी जी के तरफ, ट्रंप ने भी कहा कि मैं अपने दोस्त को मनाऊंगा। इसका मतलब साफ है कि दुनिया में जो हमारी धाक है 140 करोड़ भारतीय, इसकी धाक पूरे देश और दुनिया में गूंजता रहे, यही कल्पना भारत की है। बिल्कुल। सम्राट जी, आपका करीब 3 से ज़्यादा दशकों का आपका राजनीतिक करियर रहा है और आपने बिहार को नीचे से इस मुकाम तक पहुंचते देखा है। मैं एक चीज़ चाहूँगा जो कि आप करें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, कि जब अभी भी जो चुनाव होता है तो उसके सेंटर में जंगल राज, लालू सरकार, लालू ने जो किया था, इस विचारधारा या इस मेंटालिटी से बिहार कब निकल के आ पाएगा और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव पिछले 20 वर्षों में विकास पे ही हुआ है, नहीं तो 1-2 जातियों के गठबंधन से हम चुनाव नहीं हारे। 219 जातियां बिहार में है। जातियों का गठबंधन तोड़कर सभी वर्गों ने, परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एनडीए को वोट करने का काम किया। तब तो 206 सीटें हम जीत रहे थे। आज भी जनता के बीच में स्पष्ट है कि सभी जातियों, सभी वर्गों का वोट विकास 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 के मॉडल पर होना है। और जहां तक
आपने कहा कि पुराने इतिहास को जानना जरूरी है। हम कहते हैं इतिहास के पन्ने में कि स्वर्णिम काल वाला बिहार था। बिल्कुल। क्यों कहते हैं? इतिहास में ये लिखा हुआ है। 40 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार को लूटा, 55 वर्षों तक भारत को लूटा। ये कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल। बिहार में 15 वर्ष तक लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही। यदि वो काल हटा दीजिए और नया 15 साल उसमें जोड़ दीजिए, और यदि 2010 से हमको ये मौका मिल जाए, 15 साल बैक मिल जाए, तब तो बिहार बॉम्बे से आगे चला जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। ये गैप किसने दिया? श्री बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री लालू जी तक 5 साल पूरा नहीं करता था। देख लीजिए आप, हाँ, पूरा इतिहास। जितने लोग आए कि 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी 5 साल नहीं पूरा हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, भी 5 साल नहीं हुआ। 5 साल पूरा नहीं हुआ। तो आप समझिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समाज जनमत के माध्यम से सरकारें चलती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व को बदलते रहा और रफ्तार बिहार नहीं पकड़ चुका। आज मैं यही कह रहा हूं, 1970 में मैरीन ड्राइव बना बॉम्बे में। यदि हम 1980 में मैरीन ड्राइव बनाए होते तो आज तो हम नहीं कहां होता। होते? बिल्कुल। 1888 में लंदन में मेट्रो बना। हम आज मेट्रो अगले 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। हम कितने पीछे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल। इस सारे पाप का भागीदार जो लोग हैं, उनको जनमत से बाहर करना होगा। बिल्कुल। कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखिए, जो भी राजनीतिक तौर पर बिहार के विकास के लिए बाधक हुए, उसके लिए चिंता तो करनी ही पड़ेगी। उनको सत्ता कैसे दे सकते? और आगे भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आज यहां है। और मैं झारखंड और बिहार के बात बता रहा हूं। जिस झारखंड में 87% रेवेन्यू था, जब 2025-26 में मैं बजट पेश कर रहा था, तो मेरे लिए वो गौरव का क्षण था। झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का था। यह बदला हुआ बिहार है। जबकि आज नेतृत्व है, उद्योग नहीं है। कल उद्योग था। 1990 से 2000 तक बिहार में टाटा यहीं था, बोकारो स्टील यहीं थे, माइंस यहीं था। उस समय रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा इन्हीं से आता था, सिर्फ माइंस से आता था। और मैं कह रहा था 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, तब भी हम बिहार नहीं बना पा रहे थे। बिल्कुल। आज कुछ नहीं है, बालू है, पानी है और एक लालू जी हैं लायबिलिटी के तौर पर। उसके बावजूद बिहार बढ़ रहा है। आज आप पटना से गया चले जाइए, 4 घंटा लगता था पटना से गया जी जाने में। बिल्कुल। अब 1 से सवा घंटा। आज 1.25 घंटे में आप चले जाइए। मैं अभी गया था सवा और घंटे। सुशासन मुकेश जी समझिए, रात के 11 बजे खाना खाइए घर में और एक लॉन्ग ड्राइव करने के लिए बेगूसराय निकल जाइए। मोकामा का पुल लॉन्ग ड्राइव देखकर अपने घर सुरक्षित बिल्कुल। आप अपने घर आइए। बिल्कुल। व्यक्तिगत झगड़ा है हाँ, that's तो a- भाई पुलिस को बता के जाइए। व्यक्तिगत झगड़ा आपका किसी से है, कोई व्यक्तिगत दुश्मन है, तब तो पुलिस को बता के जाइए, सुरक्षा को बता के जाइए। लेकिन यदि कोई आपको झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि रात के 12 बजे निकलिए। हमारी बहनें निकलती है, बिल्कुल। कोई खतरा नहीं बिहार।
बिल्कुल, हम लोग जब बिहार छोड़ के गए थे तो लगता था कि ये बिहार देखने को नहीं मिलेगा फिर। अब जब दिल्ली से आते हैं तो लगता है बिहार जितनी बार आते हैं उतनी बार बदला हुआ लगता है। और अभी आपने गया की बात की, अभी गया में गया था, विष्णुपद मंदिर दर्शन करके आया, 1.25 घंटे में पहुंच गया मैं एकदम। और रास्ते भर कोई चर्चा ही नहीं, सिर्फ तारीफ, क्योंकि आप मजबूर हो जाएंगे तारीफ करने के लिए। आप कितना भी सरकार के विरोधी हैं, कितने भी दूसरे दल के हैं, लेकिन जब आप सड़क पे चलेंगे तो तारीफ करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। ये चीज़ मैंने फील किया है वहाँ पे। बिहार में एक एयरपोर्ट था, पटना एयरपोर्ट, जी, जहाँ 2,57,000 लोग यात्रा करते थे साल भर में। बिल्कुल। आज के तारीख में लगभग 56 लाख लोग यात्रा करते हैं। और आगे का जो प्रदेश है पूरे बिहार का, अब तो पटना एयरपोर्ट पर 1 करोड़ लोग यात्रा करेंगे। बिल्कुल, गया जी का एयरपोर्ट तैयार हो गया, तैयार हो गया। पूर्णिया का कल किया, पूर्णिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार करवा दिया मात्र 5 महीने। और दरभंगा एयरपोर्ट, अब तो पूर्णिया, दरभंगा, पटना और गया, इन तमाम एयरपोर्ट को हमने एक सुविधा दिया है कि 5, जैसे यहाँ का रनवे थोड़ा छोटा है, और क्योंकि अभी पूर्णिया और दरभंगा इंटरनेशनल नहीं बना है, पटना इंटरनेशनल है, लेकिन कोई इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ता नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पर उतरने में उसको 4 लाख रुपया प्लेंटी देना पड़ता है, क्योंकि इसका रनवे छोटा है, तो कुछ सीटें खाली रखनी पड़ती। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर पटना से यदि काठमांडू जाइएगा तो आपको 5 लाख का इंसेंटिव देंगे उस एरोप्लेन को। और यदि थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई जाएंगे तो 8 लाख रुपया देंगे कि आप बिहार से यात्रा सीधा कराइए, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अब तो मैंने कल राम मोहन नायडू जी आए थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो हमने उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया कि बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट है, जो 1100 फीट का है, तो वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट तुरंत चालू और वहां तुरंत चालू होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा फ्रूट आइटम्स है, बिल्कुल, ड्रैगन फ्रूट उस इलाके में बिल्कुल, मक्का, हमारा कतरनी चावल भागलपुर का, कमलम, पूरी तरह, तो पूरा उस इलाके में जो मखाना है, जो आज दुनिया का सुपर फूड बना हुआ है, इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएंगे और डॉलर से बेचकर बिहार के खजाने में लाने का काम। क्योंकि आपने मखाना की बात करी तो मैं, कृष्ण मोहन महतो जी हमारे जो यहाँ पैट्रन हैं, मखाना के बिजनेस में हैं, और मुंबई में, महाराष्ट्र में मखाना को एक नई पहचान मखाना के थ्रू बिहार को दिलाई है। एक बार मैं उनके लिए भी चाहूंगा कि एक बार ताली बजाएं। धन्यवाद देता हूं उनको। बिल्कुल। और इनके साथ साथ कई साथी ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं। मैं अभी बैंगलोर गया था मखाना उत्सव मनाने, और ये पूरी कल्पना है बिहार, क्योंकि लगभग 82%, 82% जो मखाना का उत्पादन होता है वो बिहार में होता है। बिल्कुल। इसलिए कल प्रधानमंत्री जी आए और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मखाना बोर्ड जो निर्माण हुआ उसको बिहार को देने का काम किया। बिहार से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का निर्माण हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हम इसके प्रोसेस को और आसान कर सकें, क्योंकि अभी जो मखाना का उत्पादन है व्यक्ति को स्वयं पानी के अंदर घुसकर निकालना पड़ता है, और तो इसको पूरे प्रोसेस को आसान कैसे किया सकता है, बिल्कुल, इस पर पूरा स्टडी होगा, उसके रिसर्च होंगे, इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ सम्राट जी, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, मुंबई की बात की, महाराष्ट्र का निर्माण हो, गुजरात का निर्माण हो, तमिलनाडु का निर्माण हो, जितने भी विकसित जैसे पंजाब का निर्माण हो, बिहारियों का उसमें भूमिका उसमें रही है। बिहारियों ने इन राज्यों को बनाया, लेकिन बिहार को बनाने में उनकी अभी जो बिहार बनी उसमें बहुत सारे बिहारी जो हैं छूट गए हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर गए हैं, पलायन करके उनको जाना पड़ा था। क्या सरकार की ये पॉलिसी है कि वो जो बिहारी जो बाहर दूसरे राज्यों को बनाए थे वो इस बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी के लिए वापसी कर सके, ऐसी कोई पॉलिसी है? देखिए, उचित समय है, अब लौट चले, और इसलिए लौटने की बात कर रहा हूं। बिहार उस जगह पर खड़ा है जहां से टेकअप करने वाला है।
बिहार में उद्योग नहीं थे, 17 इथेनॉल फैक्ट्री खोले गए, जहां यहां पर मक्का 1000 रुपया कुंटल भी नहीं बिकता था, 2500 रुपया कुंटल बिक रहा है। जो खुद्दी है हमारे यहाँ, जो वेस्टेज ऑफ राइस है, उसको उपयोग में लाया गया और इथेनॉल प्लांट बनना शुरू हुआ। और आज पूरी तरह लोगों को इसका, किसानों को फायदा मिल रहा है। लेकिन इससे बड़ा चीज मैं कह रहा हूं, अभी 4 एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, दरभंगा आमस, रक्सौल हल्दिया, पटना से पूर्णिया और किशनगंज, सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर। इन सभी जगह पर पहले जब हम शहर में जमीन खरीदते थे, जैसे पटना में यदि 100 एकड़ जमीन लेना हो तो हमको कम से कम 300 करोड़ रुपया चाहिए, खर्चा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक्सप्रेसवे के बगल में जमीन खरीदना शुरू किया। आज लगभग 14,000 एकड़ जमीन हमने खरीदा है और राशि लगी है 1,000 करोड़ रुपया। मधेपुरा में, सहरसा में, बेगूसराय में, मुंगेर में, बांका में आपको जमीन खरीदा गया, जहां जमीन आज के तारीख में 40 करोड़ में 500 एकड़ खरीद रहा हूं, 60 करोड़ में 1,000 एकड़ खरीद रहा हूं। तो लोगों को ये माइंडसेट था कि ये लैंड लॉक स्टेट है, लेकिन अब पूरा बदल चुका, ये मिथ टूट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, क्योंकि अगले 2 साल में वो फैक्ट्री तैयार होगी और अगले 2 साल में एक्सप्रेसवे तैयार हो। दोनों जब तैयार होगा तो पूरा इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी बिहार के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पावर सेक्टर, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो, हैवी इंडस्ट्री हो, सबके प्रोसेस करके बिहार में एक उत्तम राज्य बनाया जा सकता है, जहां उद्योग धंधे को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और बिहारी तभी लौट कर आएंगे जब यहां पर उनको हम रोजगार देना शुरू करेंगे। रोजगार देना शुरू कर दिया गया, लेकिन और आगे चीजों को क्रिएट करना है। इसलिए अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार और सरकारी नौकरी बिहार में देने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये बदलता हुआ बिहार है। एक चीज अभी आपने कहा कि अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या 5 साल तक रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? इसमें दिक्कत कहाँ है? 2000 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है जी, आगे भी लड़ेगी। पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं। बिहार के निर्माण पे बहुत बात हो गई। अभी तेजस्वी यादव जो है वोट चोरवा करके एक तरीके से कैंपेन निकाला है, और जिस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में बिलो द बेल्ट जो चीज़ें होते हैं उस तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे से भटकाने की बात है या उनकी बात में कोई सच्चाई है? नहीं, मुद्दा ही नहीं है ये, मुकेश जी, मुद्दा ही नहीं है। देखिए, स्वयं लालू जी का परिवार ने कहा कि मेरे वोटर इपिक का नंबर बदल गया, वो फॉल्स हो गए। 2015 का चुनाव लड़े, 2020 का चुनाव लड़े, जिस इपिक नंबर से लड़े थे वो वोटर लिस्ट में नाम है। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने कहा कि मेरा और मेरी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वो भी वोटर लिस्ट में आ गया। देश के युवराज, सो कॉल्ड युवराज, इस देश के युवराज ने कहा कि एक औरंगाबाद की बहन के बारे में कहा कि इनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया, उसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया। राघोपुर का विकास किसी ने नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने किया। और राघोपुर यदि कांग्रेस पार्टी और राजद ने विकास किया होता तो सिंगापुर बन गया होता, क्योंकि दोनों तरफ गंगा के बीच में वो है। राघोपुर की जनता को दिल्ली ले जाकर खाना खिलाया राहुल गांधी जी ने। चलिए, उनका भाग अच्छा था कि देश के सो कॉल्ड युवराज ने खाना खिलाया,
क्योंकि देश के लोगों को तो भूखा ही छोड़ दिया, एक परिवार को खिलाया तो बिल्कुल उसका भी नाम वोटर लिस्ट में निकल गया। भाई हमारा कहना है एविडेंस तो लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल एसआईआर अभी पहला नहीं है, मोदी जी के राज में एसआईआर आया, राबड़ी देवी जी के राज में एसआईआर आया, कांग्रेस के कई सरकारें ने एसआईआर किया। लेकिन वोट चोरी क्या होता है ये मैं बताता हूं। वोट चोरी होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बिना एलएलबी के डिग्री किए हुए किसी को नियुक्त कर देना, इसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को जो लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, राज्यसभा का गया हो, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य तब होता है कि पहले हाई कोर्ट का जज, फिर लोकसभा के उम्मीदवार, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए प्रत्याशी, और तब फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसा अनोखा देश। दूसरा, याद कीजिए 1977 को लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। जिस केस में वो जेल में रहे, लोकतंत्र समाप्त, लोकतंत्र की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी जी के केस में वो हार गई, तो पूरी तरह सरकार में इमरजेंसी लगा दिया। पत्रकार जेल में, आप जैसे बोल रहे हैं, आप बोल भी नहीं पाते, बेऊर जेल में रहते। मैं भी नहीं बोल पाता, बेऊर जेल में रहता। तो लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं। नेता जेल में, अभिनेता जेल में, पत्रकार जेल में, यह है लोकतंत्र की हत्या। बिल्कुल। और आज तो लोकतंत्र है। मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। आप बता दीजिए कितने राज्यों में इन्होंने सरकारें बर्खास्त कर दी। लेकिन 168 सरकार ऐसी है। सिर्फ इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि हम लोकसभा चुनाव जीत गए तो विधानसभा में भंग करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो गया। अब बताइए, यही कानून था। तब तो कोई पूछ नहीं रहा था, इनका पोता पूछिए नहीं रहा था। अब देखिए, इसलिए लोकतंत्र पे चर्चा करने से पहले लोगों को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र होता क्या है। ये राजतंत्र वाले लोग हैं। अब देखिए, लालू जी का बेटा हल्ला कर रहा है, राजीव गांधी जी का बेटा हल्ला कर रहा है, करुणानिधि जी का बेटा हल्ला कर रहा है, मुलायम सिंह जी का बेटा हल्ला कर रहा है, ममता दीदी का भतीजा हल्ला कर रहा है, और बाल ठाकरे जी का पोता हल्ला कर रहा है। तो यही देश में राजतंत्र और लोकतंत्र का फर्क है। एक व्यक्ति और है जो हल्ला कर रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक बार लालू, एक बार नीतीश। भाई बिहार में तो यही दोनों हो रहे हैं। देखिए, कुकुर मुत्ते की तरह पार्टियां आती है जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रशांत किशोर को आप सीरियसली नहीं लेते? अच्छा, एक चीज बताइए, पहले वो भी किसी पार्टी के सदस्य रहे। 13 पार्टियों को इस देश में चुनाव जिताने हराने का काम किया। मेरा यह स्पष्ट मानना है, बिहार में आपको सस्टेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। बिहारियों को भरोसा देना पड़ेगा कि अगले 10 वर्षों तक बिहार में ही रहेंगे, फिर कहीं कोई धंधा करने नहीं निकल जाएंगे। बस इतनी ही बात है। एक चीज सम्राट जी, जैसे एनडीए की बात चली है, तो एक चिराग पासवान के बारे में भी अभी और कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी जी का भी बयान आया। तो इसे आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहेंगे या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, सबकी अपनी अपनी पार्टी है। एनडीए मिलकर लड़ता है। पार्टी के अंदर अपनी चर्चा सब लोग करते हैं, सब स्वतंत्र हैं, सबकी पार्टी अपनी अलग अलग है। हम जब एनडीए के साथी बैठेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे और सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, सारा निर्णय हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें कोई दिक्कत अभी तक तो कोई विवाद नहीं हुआ है। बिल्कुल, आगे भी नहीं होगा। स्टेटमेंट है। एक चीज़ और लोग, मैं कहूँगा, अगर हमारे कोई दर्शक सवाल पूछना चाहें तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं।
एक बार मैं चाहूँगा जो कि एक बार उनके पास भी माइक दे, वो भी सवाल पूछ सकते हैं। और अपना सबसे पहले अपना परिचय बताएं, उसके बाद आप सवाल पूछें। जी नमस्कार, मैं प्रभात भूषण गोदावरी फाइनेंशियल सर्विसेज से। माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं मैं कि पिछले कई दिनों में बिहार सरकार ने कई सारे योजनाएं दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार के पास राजस्व कहां से आएगा, क्योंकि बिहार में तो कोई फैक्ट्री नहीं है और जो एक लीकर से जो एक ज़्यादा इसका जवाब इन्होंने दिया है, लेकिन फिर से देखें। मैं देता हूं। देखिए, बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट वाला राज्य है। इसमें लगभग 70,000 करोड़ बिहार का अपना संसाधन से आता है और लगभग 2,40,000 करोड़ रुपया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, जो बिहार के बजट में देते हैं। ये एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, रोड छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो चर्चा किया उसका मूल चीजें ये है कि हम जब भी कोई स्कीम सैंक्शन करते हैं तो बिना बजट के सैंक्शन कर ही नहीं सकते। पहली बात, हम लोगों ने एक एक स्वरूप में बजट व्यवस्था किया, कहां पर फ्लो ऑफ मनी करना है। अब जैसे हमारी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपया देना है, तो उसमें से जो 10,000 रुपया अभी हम तुरंत देने वाले हैं, तो उसके लिए हमको विशेष कानून बनाने पड़े। बीसीएफ के माध्यम से लगभग 20,000 रुपया जनरेट करना पड़ा। कोई ऐसे नहीं आ सकते, ये बात सही है। हम लोन लेंगे, हम बजट का प्रावधान के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ से हम लोगों ने प्रगति यात्रा के स्कीम्स को सैंक्शन किया। 12,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम किया। तो इसलिए ये पूरी तरह बजट के अंदर है, बजट के प्रावधान के अंदर है। और पिछले बार भी, मैं 2 बार से वित्त मंत्री हूं, एक बार 97.36% बजट हमने खर्चा किया और पिछले 24 और 25 के बजट में 99.76% खर्चा राशि में हमने खर्चा किया। इसलिए अगले साल भी हम लगभग 100% राशि खर्चा करेंगे, ये जरूर आश्वस्त करते हैं। बिल्कुल सर, अभी जो प्रसारण देख रहे हैं हमारा, मुजफ्फरपुर से एक सवाल आया आपके लिए। संजीव कुमार जी हैं और लॉयर हैं। ये कह रहे थे सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, मुख्यमंत्री कब बनेंगे? मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, यही काफी है। सम्राट चौधरी नाम ही काफी है, इसके आगे पीछे क्या टाइटल है मुझे को नहीं पता है। ये तो पार्टी तय करती है, दायित्व देती है पार्टी। मैं लेकिन पिछले 30 वर्षों से पार्टी के लिए काम करता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। बस इतना ही मेरे लिए काफी है। बिल्कुल, एक सवाल मेरा है सर, इसी से जुड़ा हुआ। सम्राट चौधरी को तो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी अपना मुख्यमंत्री कब डिसाइड करेगी, या हमेशा जो है पार्टी ने डिसाइड किया है? सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिसाइड किया कि नीतीश कुमार जी हमारे उम्मीदवार होंगे, तो मेरे ही पार्टी ने उम्मीदवार तय किया। बट फॉर हाउ लॉन्ग? नहीं, जितना लॉन्ग हो। यदि नीतीश कुमार जी हमारे लिए विकासकारी नेता है तब तक तो उनको मानूंगा। लालू जी हानिकारक थे तो उनका साथ छोड़ दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने ही लालू जी को पहली बार हरदी लगाया, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब वो हानिकारक हुए तो साथ छोड़ दिया। नीतीश जी सार्थक प्रयास बिहार के लिए करते रहे, विकास करते रहे, तो उनके साथ खड़ी है। इस बार जो सर चुनाव होने जा रहा है, इस बार एक आखिरी सवाल, जो अगला जो चुनाव होने वाला है, जिसमें अभी तो आचार संहिता भी लगता है जो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में आ जाएगा, इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है? क्या जो विकास का है उसी पे लड़ेंगे आप लोग, जो इतना दिन काम किया है, या कोई? देखिए, पार्टी मैनिफेस्टो बना रही है। नीतीश कुमार जी एनडीए के स्वरूप में पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। इसी में सब कुछ छुपा है। इंडस्ट्री खड़ा करना, स्किल डेवलपमेंट का काम करना,
नीचे महिलाओं को ट्रेनिंग देना, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। 1 करोड़ बड़ी संख्या होती है। बहुत बड़ी, बिल्कुल। अभी 50 लाख, जबकि 10 लाख ही टारगेट रखा था, 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया। तो अब लगता है कि 1 करोड़ हम दे सकते हैं, और हमारा ट्रैक पर गाड़ी आ चुका है। पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन चुकी, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट हो चुका, वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने वाला है, पटना मेट्रो चालू होने वाला है। हम पूरी तरह अब हवाई यात्रा उड़ान भरने वाले मतलब हैं। साधना का- इसलिए बिल्कुल। मैं साधना न्यूज को, बिहार झारखंड को विशेष बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। रीलॉन्च आपने किया, आप बिहार की जनता की आवाज बनकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।